नमस्कार दोस्तों, कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे मिथिलेश्वर जी की कहानी रिश्ते। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आज सुनिए रिश्ते। 65 वर्ष की उम्र में सुधाकर पांडे ने एक अधेड़ विधवा से शादी क्या की, सारे मोहल्ले के कान खड़े हो गए। शहर में भी उनके जानने वालों के बीच चर्चाएं गर्म हो गईं। बचपन से लेकर 65 वर्ष की उम्र तक वे इसी शहर में पले बढ़े और नौकरी की, इसीलिए उनके परिचितों की संख्या कोई कम नहीं। सच तो यह है कि सारा शहर उन्हें जानता है। यह कहना ज्यादा उचित होगा कि समूचे शहर की जुबान पर चढ़कर यह नई घटना बोलने लगी है। इस छोटे से शहर के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था, और वह भी सुधाकर पांडे जैसे व्यक्ति के साथ। सुधाकर पांडे के ईमानदार व्यक्तित्व और एक पत्नीव्रत चरित्र का लोहा सारा शहर मानता था। वे कहते थे कि इस सृष्टि की सारी औरतों में सिर्फ एक ही उनकी पत्नी है, शेष सारी औरतें मां बहन हैं। अपने इस कथन के अनुकूल वे आचरण भी करते थे। उनसे ईर्ष्या और दुश्मनी रखने वाले भी उनके ऊपर चाहे जो आरोप लगाते, चरित्रहीनता के इस पक्ष की ओर कभी उंगली नहीं उठाते। उनके चरित्र के इस पक्ष की ओर उंगली उठाने वाला कोई माई का लाल इस शहर में पैदा ही नहीं हुआ। जब तक उनकी पत्नी जिंदा रही, उन्होंने पलटकर किसी दूसरी औरत को देखा तक नहीं। सामने आई औरत से माथा झुकाकर ही बात करते, उसके चेहरे की ओर नहीं देखते। पत्नी की मृत्यु के बाद एक लंबे समय तक अपने विधुर जीवन का निर्वाह भी उन्होंने आदर्श और मर्यादा के साथ किया। लेकिन अचानक बुढ़ापे में उनको यह क्या हो गया? लोग कहते सुधाकर पाखंडी था, कंबल ओढ़कर माड़ पीने वाला निकला। बहुत चरित्रवान बनता था, लेकिन बुढ़ापे में असलियत खुल गई। सच्चाई को कितने ही पर्दों के भीतर छिपाकर रखो, सामने आ ही जाती है। अरे, यह तो शुरू का ही चरित्र भ्रष्ट और पातकी था। नकाब ओढ़कर लोगों को छलता रहा। यह कलयुग है, कलयुग। इसमें लोगों को पहचानना मुश्किल है। कई चेहरे ओढ़कर लोग जीते हैं। छी छी, बुढ़ापे में यह कर्म। अब यह देश भी नहीं बचा। पश्चिम की गर्हित संस्कृति यहां आ गई। लेकिन सुधाकर पांडे को इन टीका टिप्पणियों की कोई चिंता नहीं। उन्हें लगता कि उन्होंने सही किया है, पूरी तरह सही। सुधाकर पांडे अपने माँ बाप की अकेली संतान थे। उनकी शादी उनके पिताजी ने 15 वर्ष की छोटी आयु में ही कर दी थी। उनकी माता का देहांत तभी हो गया था जब वे 10 वर्ष के थे। शादी के कुछ ही वर्षों बाद उनके पिताजी भी गुजर गए थे। उनके पिता सिंचाई विभाग में हेड असिस्टेंट थे। वे अवकाश मुक्त होने के बाद नहीं, नौकरी की अवधि में ही मरे थे। इसीलिए राज्य सरकार के नियमानुसार सुधाकर पांडे को अपने पिता की जगह मिल गई। उस समय सुधाकर पांडे आईए पास थे, लेकिन नौकरी में आने के बाद वे इससे आगे की डिग्री नहीं ले सके। कभी आवश्यकता ही महसूस नहीं हुई। प्रमोशन पाकर जिस पद से वे रिटायर हुए हैं, उस पद पर एमए पास लोगों की भी सीधे नियुक्ति नहीं होती। सुधाकर पांडे ने जब अपनी नई दुनिया शुरू की थी, औलाद की चिंता उन्हें बेतरह सताने लगी थी। माँ पिताजी थे नहीं, पत्नी घर में अकेली थी। पत्नी के अकेलेपन के लिए औलाद की जरूरत थी, लेकिन उससे भी बड़ी जरूरत वंश चलाने और अपने खून से सृजित एक परिवार बसाने की थी। सुधाकर पांडे जानते थे उनके माँ बाप भी एक लंबे समय तक संतान प्राप्ति के सुख से वंचित थे। बहुत इलाज और पूजा पाठ कराने के बाद गिरती उम्र में वे पैदा हुए। इसीलिए उनके माँ बाप उन्हें अपनी आंखों का तारा समझते, अपने प्राणों से भी बढ़कर उनकी हिफाजत रखते। इसीलिए औलाद की कामना सुधाकर पांडे को विरासत में मिली थी। वह कामना उनके संस्कारों में रची बसी थी। सुधाकर पांडे को लगता था कि संतानहीन आदमी कोई आदमी नहीं,
इस दुनिया में कुछ लोग अपने हों जिन पर विश्वास किया जा सके, जिनके लिए संपत्ति अर्जित की जा सके, जिन्हें अपना सर्वस्व निछावर किया जा सके, और ये लोग अपनी औलाद के अतिरिक्त दूसरे हो ही नहीं सकते। पति पत्नी के अकेले का जीवन कोई जीवन नहीं है। पति पत्नी को ही अगर जीवन की पूर्णता माना जाता, तब फिर नौकरी करने और घर बसाने की जरूरत ही क्यों होती। पति पत्नी साधु संतों की तरह मांगते खाते निकल जाते, लेकिन अपने लोगों का एक अपना परिवार बसाने के लिए लोग नौकरी करते हैं, मकान बनाते हैं और अपने खून से सृजित अपने परिवार को विरासत में अपना सब कुछ सौंप शांति और संतोष से मरते हैं। बदले में उनका परिवार पुश्तों तक उनके श्रेय को याद रखता है, उनके नाम को कुल परंपरा के संदर्भ में अमर रखने की कोशिश करता है तथा उनकी मुक्ति के लिए समय समय पर पूजा अर्चना किया करता है। सुधाकर पांडे की शादी के अभी मात्र 5-6 साल ही गुजरे थे कि वे इस कदर बेचैन रहने लगे। उन्हें भय लगता कि कहीं वे निर्वंशिया न हो जाएं, तब तो यह जीवन ही अकारत हो जाएगा। मरते वक्त कंठ में कोई पानी देने वाला भी नहीं रहेगा। अपने पिताजी की यह बात उन्हें बराबर याद आती कि वंशहीन मनुष्य का यह लोक और परलोक दोनों बर्बाद हो जाता है। सुधाकर पांडे की मानसिकता से मिलते जुलते उनके हमउम्र मित्र कहते कि पत्नी के साथ 5-6 साल रहते हुए भी कोई बच्चा नहीं हुआ, यह अच्छा लक्षण नहीं। हालांकि 5-10 साल की अवधि कोई खास नहीं होती, लेकिन सुधाकर पांडे जिस मानसिकता के बीच जी रहे थे, उसमें शादी की पहली वर्षगांठ माँ बाप बनकर ही मनाई जानी चाहिए थी। इसीलिए 5-6 साल की अवधि उन्हें बहुत अधिक लगने लगी थी। इस संदर्भ में समाज द्वारा एक बना बनाया रास्ता दूसरी शादी का था। वंश के लिए दूसरी क्या, तीसरी, चौथी और 5वीं शादियां तक लोग करते हैं, लेकिन सुधाकर पांडे अपनी पत्नी को इतना प्यार करते थे कि चाहते थे इस पत्नी से ही अपना परिवार बसाएं। इसीलिए दूसरी शादी की बात परे झटक इलाज कराना उन्होंने शुरू किया। चिकित्सकों के अनुसार सुधाकर पांडे और उनकी पत्नी दोनों में कमियां थीं। दवा शुरू हुई, साथ ही सुधाकर पांडे की पत्नी का छोटा सा ऑपरेशन भी किया गया। फिर चिकित्सकों के कहे अनुसार इलाज के 5 महीने बीतते न बीतते सुधाकर पांडे की पत्नी गर्भवती हो गई। सुधाकर पांडे को अपार प्रसन्नता हुई। अपनी शादी के अवसर पर भी उन्हें इतनी खुशी नहीं हुई थी। पहली संतान के रूप में सुधाकर पांडे को पुत्री की प्राप्ति हुई। पुत्र जन्म की तरह वह बहुत आह्लादित तो नहीं हुए, फिर भी उन्हें खुशी हुई। निर्बंसिया का नाम तो छूटा। जिस खान से कोयला आता है उसी से हीरा भी पैदा होता है। पुत्री ने शुभ की शुरुआत की थी, इसीलिए उन्होंने उसका नाम शुभदा रखा। और सचमुच शुभदा वर्तमान के लिए ही नहीं, भविष्य के लिए भी शुभ साबित हुई। शुभदा के बाद संतान की पैदाइशी का वह सिलसिला शुरू हुआ कि सुधाकर पांडे का घर भर गया। संतान की बढ़ोतरी पर उन्होंने रोक नहीं लगाई। वे तो खुश और संतुष्ट होते रहे। अपने आप अगर रोक नहीं लगती तो उनका परिवार बहुत बड़ा हो जाता। शुभदा के बाद उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी। अपने प्रथम पुत्र की खुशी में उन्होंने पूरे दफ्तर को भोज दिया, खूब खुशी मनाई। पुत्र ने उनकी समाप्त होती वंश परंपरा को रोक दिया, इसीलिए उन्होंने उसका नाम वंश राखन रखा। निसंतान होने का आरोप शुभदा ने दूर किया था, वंश चलाने का आरोप वंश राखन ने दूर किया। वंश राखन के बाद पुनः एक पुत्री का जन्म हुआ। वह बचपन से ही बहुत शांत और सुशील नजर आती थी, इसीलिए सुधाकर पांडे ने उसका नाम सुशीला रख दिया। वह गुड़िया जैसी प्यारी थी। सुशीला के बाद 2 और पुत्र हुए। सुधाकर पांडे ने उनका नामकरण दुनिया के 2 श्रेष्ठ और परम पवित्र नामों से किया। एक को राम, दूसरे को गोपाल। नाम लेने से ही सारे पाप कट जाएं, ऐसे नाम। दोनों पति पत्नी ने अपने 5 बच्चों का लालन पालन तन मन धन से करना शुरू किया। बच्चों के लिए काजू, किशमिश, बादाम, अखरोट से डिब्बे भरे रहते। विटामिन वाले बिस्कुट और अच्छे फल बराबर लिए जाते। दोनों जून सामने गाय दुहवाकर दूध लिया जाता। साथ ही खेलने वाले सामानों से भी सुधाकर पांडे ने घर भर दिया।
छोटा रिक्शा, काठ का घोड़ा, उड़न खटोला, हवाई जहाज, गुड्डे गुड़िया, प्लास्टिक के बंदर भालू। इसके अतिरिक्त अच्छे कपड़े वे अपने बच्चों के लिए खरीदते, नगर के बेहतर स्कूलों में उन्हें तालीम दिलवाते। उनके मित्र उनके यहाँ आते तो उनके बच्चों को देखकर अनायास ही कह उठते, तुम्हारे बच्चे तो बड़े साहब के बच्चों से भी अच्छे लगते हैं। यह सुन सुधाकर पांडे को हार्दिक खुशी होती। वे कहते, यही मेरी उपलब्धि है। अपने बच्चों को एक साथ खेलते कूदते और खाते पढ़ते देख सुधाकर पांडे अंदर ही अंदर आनंदित होते रहते। कितना सुंदर परिवार है उनका, कितनी मनोरम दुनिया। अगर बच्चों को मामूली सर्दी खांसी भी हो जाती तो वे दम साध कर इलाज कराते। बीमारी की स्थिति में वे बच्चों की ही नींद सोते और इन्हीं की नींद जागते। लगता जैसे बच्चों के कुछ होने से पहले ही वे अपना तन छोड़ देंगे। चूंकि सुधाकर पांडे अपने बच्चों में अपनी आय से ज्यादा खर्च करते, इसीलिए उनका बजट निरंतर बिगड़ता रहता। इस स्थिति में वे दोनों प्राणी अपनी आवश्यकताओं में से निरंतर कटौती करते जाते, लेकिन बच्चों के खर्चों में कभी कटौती नहीं करते। सुधाकर पांडे दोनों पति पत्नी ने अपनी रुचि का खाना पहनना और जीना छोड़ दिया था। वे अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास और उन्हें सुविधाओं से पूर्ण रखना ही अपने जीवन की सार्थकता समझने लगे थे। अपने फटे पुराने कपड़े पहन लेते, रूखा सूखा कुछ भी खा लेते। सुधाकर पांडे को संगीत का बहुत शौक था। उन्होंने सोचा था कि इत्मीनान होने के बाद संगीत का अभ्यास करेंगे, लेकिन बच्चों के समक्ष सब कुछ भूल गए थे। उनकी पत्नी 8वीं कक्षा पास थी। उन्हें आगे पढ़ने की तीव्र लालसा थी, लेकिन बच्चों की पढ़ाई के समक्ष अपनी पढ़ाई की उनकी इच्छा समाप्त हो गई थी। वे सिर्फ बच्चों के लिए ही जी रहे थे। बच्चों के लिए अपनी सारी इच्छाओं, आकांक्षाओं और भौतिक सुखों का उन्होंने परित्याग कर दिया था। पति पत्नी के साथ सोने और सहवास के एकांतिक सुख से भी वे वंचित होते जा रहे थे। छोटे बच्चों को लेकर एक बिस्तरे पर उनकी पत्नी सोती, तो बड़े बच्चों को लेकर दूसरे बिस्तरे पर वे। भौतिक दृष्टि से वे दोनों पति पत्नी काफी अभाव और कष्टों के बीच जी रहे थे, लेकिन इसके बावजूद वे आंतरिक खुशी और संतोष का अनुभव करते। उन्हें लगता कि वे एक ऐसा बगीचा लगा रहे हैं जिसके मीठे फल खाते हुए उसकी शीतलता में लेटकर शेष जिंदगी शांति और आनंद से गुजारेंगे। वह उनका अपना बगीचा होगा, उस पर उनका एकाधिकार होगा। अपने खून से सींचकर जिस बगीचे को वे तैयार कर रहे हैं, उसकी छांव में रहने का सुख तो वर्णनातीत होगा। सुधाकर पांडे के बच्चे जैसे जैसे सयाने होते जाते, उनकी आवश्यकताएं बढ़ती जाती, लेकिन सुधाकर पांडे कभी पीछे नहीं हटते। बच्चों के विकास एवं सुख ऐश्वर्य के लिए वे कर्ज से लदते जाते, लेकिन बच्चों को इसकी भनक तक नहीं लगने देते। किसी भी तरह की चिंता से बच्चों का मन मलिन हो, ऐसी कोई भी बात वे उनके सामने नहीं आने देते। उनके मित्र कहते, इतना लोन लेते हो, समूचा प्रोविडेंट फंड तो उसी में चला जाएगा। इस पर सुधाकर पांडे जवाब देते, मुझे प्रोविडेंट फंड की कोई आवश्यकता नहीं। मेरा प्रोविडेंट फंड तो मेरे बच्चे हैं। पढ़ लिख कर बड़े हो जाएंगे तो पैसों से घर भर देंगे, फिर मुझे किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। मेरी दौलत तो यही है। बच्चों को आवश्यकतानुसार पढ़ा लिखा कर सुधाकर पांडे लड़कियों का ब्याह करते गए तथा लड़कों को नौकरी से जोड़ते गए। नौकरी से जुड़ने के बाद लड़कों की शादी भी वे करने लगे, लेकिन इसी क्रम में उनकी पत्नी ने उनका साथ छोड़ दिया। शुभदा, सुशीला और वंशराखन की शादी के बाद वे स्वर्ग सिधार गईं। शेष दोनों लड़के राम और गोपाल की शादी सुधाकर पांडे को पत्नी की अनुपस्थिति में ही करनी पड़ी। उस वक्त पत्नी का अभाव उन्हें बहुत कचोटता रहा। अपने लिए नहीं, राम और गोपाल के लिए। शादी में मां के सहयोग और स्नेह सौहार्द से उन्हें वंचित हो जाना पड़ा। सुधाकर पांडे जानते थे उनकी पत्नी का असामयिक निधन उचित इलाज और देखरेख के अभाव में हुआ था। उन्हें लो ब्लड प्रेशर की शिकायत थी, साथ ही बहुत कुछ जनानी बीमारियों से भी ग्रस्त थी। चिकित्सक ने सावधानी बरतने और पौष्टिक चीजें खाने का सुझाव दिया था।
लेकिन बच्चों के लिए अपनी आवश्यकताओं में मितव्ययिता बरतने से वे बाज नहीं आती। सुधाकर पांडे कहते तो उन्हें समझा देती कि वे सब कुछ खा रही हैं, अच्छी तरह रह रही हैं, लेकिन वस्तु स्थिति से सुधाकर पांडे अवगत हो ही जाते। वे देखते जब भी कोई महंगी दवा आती, उनकी पत्नी अफसोस प्रकट करती, यह कहाँ की बीमारी मेरे ऊपर आ पड़ी है, सब पैसे मुझ में ही झोंके जा रहे हैं, बच्चों के लिए अभी बहुत कुछ करना है। अपने अंतिम दिनों में तो उन्होंने अपनी पीड़ा बतानी भी बंद कर दी थी कि चिकित्सा में पैसे खर्च हो जाएंगे। सुधाकर पांडे की तरह घर का एक एक पैसा वे बच्चों में ही लग जाने देना चाहती थी। उस वक्त सुधाकर पांडे को कभी लगता कि उनकी पत्नी ने ठीक नहीं किया, लेकिन जब इस विषय पर गहराई से विचार करते तो उन्हें लगता कि ठीक किया है। अपने बाल बच्चों के सुख के लिए अपने को उत्सर्ग कर देने से अच्छा कार्य और क्या हो सकता है। जब सुधाकर पांडे की पत्नी मरी थी, उनकी उम्र 50-52 के आसपास रही होगी। उनके कुछ मित्रों ने दूसरी शादी करने की सलाह दी। कहा, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, मर्द तो 60 पर पाठे होते हैं, नई औरत लाकर आराम से जिंदगी गुजारो। लेकिन सुधाकर पांडे ने मित्रों का मुंह बंद कर दिया। मेरा इतना भरा पूरा परिवार है, मुझे अब शादी की क्या जरूरत, लड़के हैं, लड़कियां हैं, अब तो नाती पोते भी हो गए। और सुधाकर पांडे ने अपने मस्तिष्क में दूसरी शादी का विचार पनपने ही नहीं दिया। जिसने इस ओर संकेत किया उसे मना कर दिया। सुधाकर पांडे को पहला जबरदस्त झटका तब लगा जब उन्हें यह ज्ञात हुआ कि उनके बच्चों के बीच आपसी स्नेह सद्भाव के स्थान पर प्रतिस्पर्धा और प्रतिद्वंदिता के भाव पैदा होते जा रहे हैं। शादी से पहले तो वे बिल्कुल एक थे, एक दूसरे के विकास और प्रगति को अपना विकास और अपनी प्रगति मानते थे, एक दूसरे के बिना जीने की कल्पना ही नहीं करते थे। लेकिन शादी के बाद सबकी अलग ढपली, अलग राग हो गया था। तीनों लड़कों की पत्नियां एक दूसरे से बढ़ चढ़कर रहने की होड़ में लग गई थीं। पत्नियों की मानसिकता के अनुकूल पति भी एक दूसरे को भाई न समझ प्रतियोगी और प्रतिद्वंदी समझने लगे थे। दोनों लड़कियों के साथ भी यही स्थिति थी। एक दूसरे से अच्छा रहने और दिखने की कोशिशें जारी थीं। अमुक ने सोफा सेट, गोदरेज की अलमारी, टीवी, वीडियो, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल, फ्रिज, कार खरीद लिया तो हमें भी खरीदना है। अमुक की पत्नी केवल सिल्क की साड़ियां पहनती हैं तो हमारी पत्नी भी पहनेगी। अमुक से हम कम नहीं कमाएंगे, अमुक के परिवार से अपने परिवार को अच्छी तरह रखेंगे। सुधाकर पांडे को यह सब जानकर दुखद आश्चर्य होता। एक दूसरे की संपत्ति और विकास को उनके लड़के अपना न समझकर गैर का समझते। लेकिन सुधाकर पांडे की संपत्ति सबकी थी, इसीलिए सब साथ थे। लेकिन नौकरी करने के बाद उनके लड़कों की आय की अलग अलग स्वामिनियां उनकी पत्नियां थीं। एक दूसरे की आय पर एक दूसरे का कोई अधिकार नहीं था। इसीलिए अपनेपन की जगह वैमनस्य की भावना खड़ी होने लगी थी। भाई की संपत्ति पर भाई के अधिकार की बात तो दूर, सुधाकर पांडे को खुद लगने लगा था कि लड़कों की आय पर उनका अधिकार नहीं। विभिन्न शहरों में उनके लड़के नौकरी करते थे, लेकिन एक पैसा भी कोई उनके पास नहीं भेजता। इस पर सुधाकर पांडे यह सोचकर अपने मन को समझा देते कि वे स्वयं नौकरी करते हैं और अकेले पेट हैं, इसीलिए उनके लड़के पैसा भेजने की आवश्यकता नहीं समझते। साथ ही अपने अपने परिवार को साथ रखकर पाल पोस रहे हैं। लेकिन इस बात की पीड़ा सुधाकर पांडे के मन को कचोटने लगी थी कि अपने परिवार को वे एक समझ रहे थे, लेकिन वे अनेक हो गए। यह ठीक नहीं हुआ। कितना अच्छा होता अगर वे नौकरी करते हुए भी साथ साथ रहते। विभिन्न शहरों में स्थित अपने लड़कों और लड़कियों को पत्र लिख लिख कर सुधाकर पांडे ने समझाने की कोशिश की कि सहोदर भाई से बढ़कर अपना इस संसार में दूसरा नहीं होता, कि एक दूसरे के सुख दुख और धन संपत्ति को अपना समझकर साथ साथ जियोगे तो स्वर्ग का आनंद प्राप्त होगा। कि बाबा तुलसीदास ने लिखा है, सुत बिन नारी भवन परिवारा, हो ही जाहि जग बारहि बारा, अब विचारि जिय जागहु ताता, मिले न जगत सहोदर भ्राता।
लेकिन सुधाकर पांडे के समझाने का कोई अर्थ नहीं। संपत्ति संयुक्त नहीं तो फिर परिवार संयुक्त कहां? इसीलिए सुधाकर पांडे चिंतित रहने लगे थे। बच्चों को पालते हुए यह बात उनके दिमाग में जोरदार ढंग से कभी नहीं उठी थी कि वे एक दूसरे से इतना पृथक पृथक जीवन जिएंगे। सुधाकर पांडे को दूसरा जबरदस्त झटका रिटायर होने के बाद लगा था। उस झटके ने तो उनके समस्त जीवन मूल्यों, आस्थाओं और संचित विश्वासों को ध्वस्त कर दिया था। वे नए सिरे से सोचने के लिए बाध्य हो गए थे। रिटायर होने से पहले अकेले रहते हुए भी उनका दिन कट जाता था। सुबह शाम अपने एक पेट के लिए खाना बनाने और रात में सोने भर के लिए ही वे अकेले होते थे। दिन में तो दफ्तर के साथियों सहयोगियों के बीच घिरे रहते थे, लेकिन रिटायर होने के बाद एकाकीपन उन्हें बहुत खलने लगा था। अपने घर में दिन भर अकेले पड़े रहते। गिरती उम्र के व्यक्ति के साथ कोई दोस्ती करना भी तो नहीं चाहता, और फिर दोस्तों के बीच क्षण दो क्षण बातचीत कर लेने भर से ही तो अकेलापन दूर नहीं हो जाता। बिना किसी कार्य के दिन पहाड़ की तरह लगते। पहले दफ्तर से थककर आने पर रातों में गहरी नींद सो जाते थे, लेकिन अब सुगमता से नींद भी नहीं आती। खाना बनाना भी उन्हें अखरने लगा था कि इतना बड़ा परिवार है उनका, बुढ़ापे में एक पेट के लिए चूल्हा जलाना पड़ता है। नौकर रखने की आदत उन्हें नहीं, और नौकर रखने के वे पक्ष में भी नहीं। रिटायर होने के बाद का जीवन तो अपनापन और विश्वास खोजता है, नौकर में वह कहां संभव। सुधाकर पांडे को अपने लड़के याद आने लगे थे। इसी समय के लिए तो उन्होंने उन्हें पाल पोस कर बड़ा किया था। टोला पड़ोस के लोग भी कहने लगे कि जिसके लड़के शहरों में नौकरी करते हैं, उसके बाप को रिटायर होने के बाद अकेले रहना शोभा नहीं देता। इस संदर्भ में सुधाकर पांडे भी अपने लड़कों के पत्रों की बेसब्री से प्रतीक्षा करने लगे थे। अपने रिटायर होने की सूचना समय से सब लड़कों को उन्होंने भेज दी थी, लेकिन किसी ने भी पत्र लिखकर उन्हें नहीं बुलाया। इसीलिए वे रुके हुए थे। लेकिन एक लंबे समय तक जब किसी ने उन्हें नहीं बुलाया, तो उन्होंने खुद को समझाना शुरू कर दिया कि उनके लड़के पारिवारिक झमेलों में फंसे होंगे, इसीलिए बुलाने की याद उन्हें नहीं, कि उनके बुलाने की राह वे बेकार देख रहे हैं, कि वे कोई गैर थोड़े हैं, अपने हैं। वे जहां जहां हैं वहां वहां उनका घर है। फिर अपने घर जाने के लिए किसी के बुलाने की प्रतीक्षा क्यों? और यह सोचने के बाद सुधाकर पांडे स्वतः चल पड़े थे। उनका बड़ा लड़का वंशराखन इंजीनियर है, माझिल राम लेक्चरर है और छोटा गोपाल बैंक कर्मचारी। दोनों दामाद भी स्टील कारखानों में अच्छे पदों पर हैं। वर्ष में 2-3 माह एक एक जगह रहकर ही उनका जीवन बीत जाएगा। अपने परिवार के हाथों पर वे टंगे रहेंगे। सब तो उन्हीं की पैदाइश हैं, उन्हीं के सृजन हैं। सुधाकर पांडे सबसे पहले वंशराखन के पास चल पड़े। ट्रेन की लंबी यात्रा के बाद सुबह वे वंशराखन के शहर पहुंचे। वंशराखन का पता उनकी डायरी में नोट था। पूछते पूछते वे उसके क्वार्टर तक पहुंच गए। पहली बार वे अपने बेटे की नौकरी पर आए थे। उन्हें देखकर वंशराखन ने खुशी प्रकट की। फिर चरण स्पर्श के बाद आदर के साथ पिता को अंदर ले आए और ड्राइंग रूम में बैठकर कुशल समाचार पूछने लगे। उनकी पत्नी और बच्चों ने भी आकर अभिवादन किया। सुधाकर पांडे ने हृदय से सबको अपना स्नेह, आशीर्वाद तथा बच्चों के लिए साथ लाई मिठाइयां बांटनी शुरू कर दी। सुधाकर पांडे देख रहे थे, वंशराखन के बच्चे बड़े हो चले थे। लड़की सुनंदा तो ब्याहने लायक हो गई थी। सरकार की ओर से मिला वंशराखन का यह क्वार्टर बहुत सुंदर और सुविधाजनक था। सुख आराम की सारी चीजें वंशराखन ने खरीद ली थी। क्वार्टर का ऐश्वर्य देखते ही बनता था। वंशराखन की समृद्धि और सुखी परिवार देख सुधाकर पांडे का मन आनंद से गदगद हो गया। उन्हें अपने किए पर बहुत प्रसन्नता और संतुष्टि हुई कि अपने लड़कों को जैसा चाहा था वैसा बना दिया। लेकिन शाम होते ही सुधाकर पांडे को महसूस हुआ कि वंशराखन पति पत्नी की खुशी परेशानी में बदल चली थी। वे एक जगह बैठकर चर्चा कर रहे थे कि पिताजी तो बराबर रहने के उद्देश्य से आए हैं,
इसीलिए इनके रहने की स्थायी व्यवस्था करनी होगी। ड्राइंग रूम में इन्हें नहीं रखा जा सकता, वहां तो इंजीनियर मित्र आकर बैठते हैं, वह बैठका है। ड्राइंग रूम के बाद का कमरा वंश राखन दोनों पति पत्नी का बेडरूम है, वहां भी उन्हें नहीं रखा जा सकता। इसके बाद 3 कमरे हैं, एक में सुनंदा रहती है, वह बड़ी हो गई है, उसका अलग रहना जरूरी है। दूसरे कमरे में अन्य बच्चे रहते हैं और तीसरा कमरा तो सभी बच्चों का रीडिंग रूम है। उसमें अलमारियों में बच्चों की पुस्तकें हैं, टेबल कुर्सी है, वहां रहना भी उनका उचित नहीं। इसके बाद आंगन की बालकनी वाली जगह बचती है, लेकिन वहां तो डाइनिंग टेबल है, वहां वे कैसे रह सकते हैं। तब वंश राखन की पत्नी ने अपने पति को यह सुझाव दिया कि किचन और स्टोर रूम दोनों बड़े बड़े हैं, स्टोर रूम का सामान किचन में रख दिया जाए और स्टोर रूम में ही पिताजी की व्यवस्था कर दी जाए। वंश राखन को अपनी पत्नी का यह सुझाव बहुत अच्छा लगा। उनकी पत्नी ने आसन्न संकट से उन्हें बचा लिया। उन्होंने नौकर को आदेश दिया कि स्टोर रूम खाली कर उसमें एक चौकी और बिस्तरा लगा दे। सुधाकर पांडे के मन के किसी न किसी कोने में यह बात कचोट उठी। इतना बड़ा क्वार्टर है, सबके रहने के लिए जगह है, लेकिन जो जनक है उसके लिए कोई जगह नहीं। लेकिन उन्होंने अपने मन को समझाया कि बड़ी और सुविधापूर्ण जगह की उन्हें क्या आवश्यकता, उनके लिए तो स्टोर रूम ही पर्याप्त है, और वे उसी में रहने लगे। हालांकि यह अनुभव उन्हें कुछ कड़वा प्रतीत हुआ। सुधाकर पांडे को अपने बेटे की नौकरी पर 1 सप्ताह गुजारते गुजारते दूसरा कड़वा अनुभव यह प्राप्त हुआ कि वे पुनः अकेलापन और अजनबीपन महसूस करने लगे। शुरू में तो 2-3 दिनों तक उन्हें परिवार का एक महत्वपूर्ण सदस्य समझकर सम्मानित किया जाता रहा, लेकिन बाद में लोगों ने उनका नोटिस लेना बंद कर दिया। कोई उनके पास नहीं बैठता, उनसे बातचीत नहीं करता। वंश राखन को तो दफ्तर और अपने आगंतुकों से ही फुर्सत नहीं मिलती। वंश राखन की पत्नी और बच्चों को उनसे बातचीत करना अच्छा नहीं लगता। उनकी नजर में वे आउटडेटेड थे, ओल्ड जनरेशन के व्यक्ति, जिनसे बातचीत करना वे व्यर्थ में अपना समय गंवाना समझते थे। सुधाकर पांडे देख रहे थे, वंश राखन की पत्नी को उनका रहना भी अच्छा नहीं लग रहा था। वह कुनमुनाने लगी थी। आस पड़ोस की औरतों से बातें करते वक्त उनको लेकर टीका टिप्पणी करने लगी थी कि बूढ़ा बहुत गंदा रहता है, हेडेक बन गया है, न जाने कब तक यहां पड़ा रहेगा। और लड़के हैं, लेकिन हम ही लोगों को तंग करने आ पहुंचा है, सुख जो यहां ज्यादा मिलता है इसे। सुधाकर पांडे को लगने लगा कि नई साड़ी में एक भद्दे पैबंद की तरह ही वे इस क्वार्टर में हैं, इसीलिए सब उनसे नफरत करने लगे हैं। खाने में भी कटौती शुरू कर दी है वंश राखन की पत्नी ने। पहले घी में चुपड़ी रोटियां आती थीं, लेकिन अब नौकर सादी रोटियां और सब्जी लाकर रखने लगा था। उन पर कुछ भी खर्च करना वंश राखन की पत्नी को अखरने लगा था। सुधाकर पांडे ने महसूस किया कि अकेलेपन से ज्यादा कष्टदायक अपमान और उपेक्षा की पीड़ा होती है। अकेले रहा जा सकता है, लेकिन अपमान और उपेक्षा सहकर नहीं। और एक दिन तो अपमान और उपेक्षा ने मर्यादा और शिष्टाचार की सारी सीमाओं को तोड़ दिया। हुआ यह कि वंश राखन 3 दिनों के दौरे पर घर से बाहर गए हुए थे। उसी दौरान एक दोपहर ड्राइंग रूम में सुनंदा को बाहर के एक युवक के साथ हंस हंसकर बतियाते हुए सुधाकर पांडे ने देखा। उन्हें यह बहुत नागवार मालूम पड़ा। उन्होंने सुनंदा को डांटते हुए घर के अंदर कर दिया तथा उस युवक को फटकारते हुए बाहर खदेड़ दिया। इस पर सुनंदा ने अपनी मां से जाकर शिकायत की। फिर वंश राखन की पत्नी तत्क्षण उनके ऊपर आग बबूला हो उठी कि वे बीच में क्यों पड़ते हैं, कि वे चुपचाप शांति से क्यों नहीं रहते, कि वह एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का लड़का था, कि उन्होंने उसे डांटकर ठीक नहीं किया, कि वे जब से आए हैं उन्होंने नाक में दम कर रखा है, कि उनकी यह ज्यादती वे देर तक बर्दाश्त नहीं करेंगी। वंश राखन की पत्नी की कड़वी बात सुनकर सुधाकर पांडे के तन बदन में आग लग गई। वे गरज उठे, वंश राखन वो, तुमने हमारे खानदान को चौपट कर दिया। शुभदा ठीक कहती है, तुम्हारी देखा देखी ही राम और गोपाल की बहुएं भी बिगड़ गई हैं।
लेकिन मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा। यह मत समझो कि मैं बाहर का आदमी हूं। वंश राखन को पाल पोस कर योग्य बना तुम्हें दे दिया है तो आज मालकिन बनी हो। वंश राखन मेरा है, उस पर तुम्हारा जितना अधिकार है उससे अधिक मेरा है। वह आता है तो मैं तुम्हारी खबर लिवाता हूं। बेटी को कुमार्ग पर जाने से रोक दिया तो मैं गलत हो गया। इस गर्म वार्तालाप के बाद वंश राखन की पत्नी और सुधाकर पांडे दोनों वंश राखन की प्रतीक्षा करने लगे। वंश राखन की पत्नी तो सुधाकर पांडे से बोलना बंद कर मुंह फुलाए रही, लेकिन सुधाकर पांडे सोचते रहे कि वंश राखन आएगा तो पत्नी को डांट कर पिता का सम्मान करना सिखाएगा, तब इसका अहम समाप्त हो जाएगा और इसकी ऐंठन ढीली पड़ जाएगी, और यह जरूरी भी है। लेकिन सुधाकर पांडे ने जैसा सोचा था उसके बिल्कुल विपरीत घटित हुआ। वंश राखन के आते ही उसकी पत्नी ने एकांत में उसे क्या कुछ पढ़ाया समझाया कि वह पिता के पास आकर बरस पड़ा। आपका दिमाग खराब हो गया है, आप शांति से क्यों नहीं रहते? दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है और आप अभी तक रूढ़ियों में जकड़े हैं। मेरी अनुपस्थिति में आपने सबको तंग करके रखा है। सुधाकर पांडे ने वंश राखन को सच्चाई से अवगत कराना चाहा। बात क्या है तुम नहीं जानते हो, तुम्हारी पत्नी ने। लेकिन वंश राखन ने पिता को पूरी बात कहने भी नहीं दी। रहने दीजिए, मैं सब जानता हूं। सुनंदा ने कहा है, उसकी मां ने कहा है, नौकर ने कहा है, आप चुपचाप इत्मीनान से रहिए। घर में यह सब उपद्रव मत खड़ा कीजिए। आपको खाने पीने और रहने का कष्ट हो तो मुझसे कहिए। सुधाकर पांडे की बोलती बंद हो गई। एक क्षण के लिए उन्हें अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। यह वही वंश राखन था जिसे सुख सुविधाओं में रखने के लिए उन्होंने अपनी जिंदगी लुटा दी थी। उस रात सुधाकर पांडे सो नहीं सके। वह क्वार्टर उन्हें काटता सा प्रतीत हुआ। इतना अपमान सहकर सिर्फ 2 रोटी के लिए ही तो वे नहीं आए हैं। उन्हें अच्छी तरह खाने भर के लिए पेंशन अभी मिलती है। अपने परिवार में रहने की चाह उन्हें यहां ले आई थी, लेकिन अब यह परिवार अपना नहीं रहा। यहां अब एक दिन रुकना भी उचित नहीं। मान सहित विष खाए के शंभु भये जगदीश, बिना मान अमृत पिए राहु कटाए शीश। और सुधाकर पांडे सारी रात अपने कमरे में इधर से उधर चक्कर लगाते रहे। वे सोचते अगर एक ही लड़का होता तो आज उनकी क्या स्थिति होती। लेकिन अभी उनके 2 और लड़के हैं, सब एक ही तरह नहीं हो सकते। वे इससे अच्छे होंगे, इसकी तरह नीचे नहीं गिर सकते। इसकी नजर में तो पत्नी के आगे पिता का कोई मूल्य नहीं। और दूसरी सुबह सुधाकर पांडे वहां से चल पड़े। वंश राखन और उसके परिवार ने रहने के लिए कोई आग्रह भी नहीं किया। वे तो अंदर ही अंदर खुश थे कि उनके माथे से एक बड़ा बोझ उतर चला। वंश राखन ने औपचारिकतावश सिर्फ इतना ही कहा, जहां इच्छा हो रहिए, मेरे पास, राम के पास या गोपाल के पास, सब आपका ही घर है। लेकिन सुधाकर पांडे ने कोई जवाब नहीं दिया। दिन भर की बस यात्रा के बाद शाम के धुंधलके में सुधाकर पांडे अपने दूसरे बेटे राम के शहर पहुंचे। राम का निवास यूनिवर्सिटी कॉलोनी में था। विश्वविद्यालय की ओर से क्वार्टर मिला था। राम पति पत्नी ने सुधाकर पांडे का स्वागत गर्मजोशी से किया, जैसे वे उनके आगमन की प्रतीक्षा में ही हों। सुधाकर पांडे का हृदय खुशी से भर गया। फिर कुशल समाचार की बातें होने लगी। इसी दौरान राम ने कहा, मैं तो आपको ले आने के लिए आने ही वाला था। रिटायर होने के बाद वहां आपका अकेले रहना ठीक नहीं। राम की यह बात सुन सुधाकर पांडे की खुशी इतनी बढ़ गई कि वे उसे रोक नहीं सके। उनकी बूढ़ी आंखों में आनंद के आंसू छलछलाए। उन्होंने मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना की कि किसी को अकेला बेटा मत देना, अन्यथा उसके नालायक होने पर उसका दुख काटे नहीं कटेगा। वंश राखन के यहां से चले थे सुधाकर पांडे तो उनका मन गहन पीड़ा और अवसाद से भरा था। लेकिन राम के पास पहुंचते ही वे सहज हो गए। उनका मन उल्लसित हो गया। राम के यहां सुधाकर पांडे के रहने की समस्या भी पैदा नहीं हुई। हालांकि राम का क्वार्टर वंश राखन के क्वार्टर से काफी छोटा था, लेकिन जगह क्वार्टर में नहीं, दिल में होती है।
दिल में जगह हो तो क्वार्टर में जगह आसानी से बनाई जा सकती है। राम का क्वार्टर सिर्फ 3 कमरों का था। उसमें भी एक कमरा निक्सार का था, जिसको राम ने बैठक बना लिया था। शेष 2 कमरों में, एक में वे दोनों पति पत्नी स्वयं रहते थे, दूसरे कमरे में उनके लड़के। उस समय तक राम के सिर्फ 2 ही लड़के थे, मुन्ना और बबलू। मुन्ना की उम्र 7 साल की थी और बबलू की 5 साल की। राम ने अपने लड़कों के कमरे में ही पिताजी की व्यवस्था कर दी। सुधाकर पांडे को अच्छा लगा। वे अपने पोतों के साथ रहने लगे। वे उन्हें जी भर कर दुलार करते। रात में देर तक उन्हें रामायण और महाभारत की कहानियां सुनाते। लेकिन 3-4 दिन राम के यहाँ रहने के बाद ही एक बात सुधाकर पांडे के मन में खटकनी शुरू हो गई। उन्हें लग रहा था राम पति पत्नी चरित्र के स्तर पर गिरते जा रहे हैं। राम ने अपनी पत्नी का नाम विश्वविद्यालय में लिखाकर पढ़ाना शुरू किया था। वह एमए की छात्रा थी। राम का कहना था कि वह अपनी पत्नी को पढ़ा लिखाकर लेक्चरर बनाएंगे। लेकिन सुधाकर पांडे देख रहे थे कि प्रायः रोज ही शाम सुबह राम की पत्नी से मिलने के लिए किसी न किसी बाहरी पुरुष का आगमन होता। इस संदर्भ में राम की पत्नी कभी बताती कि ये मेरे शिक्षक हैं, मुझे बहुत मानते हैं। कभी बताती कि यह मेरे सहपाठी हैं, अक्सर ही मेरी सहायता किया करते हैं। इसी तरह राम से मिलने के लिए कोई न कोई आकर्षक महिला आती ही रहती। कभी कभी तो कॉलेज से लौटते वक्त राम अपने साथ किसी सुंदर युवती को खाने पर लेते आते। कहते, यह मेरे कॉलेज की सबसे मेधावी छात्रा है, या कहते, ये मेरी सहयोगी प्राध्यापिका हैं, इनका विचार मुझे बहुत पसंद आता है। सुधाकर पांडे जान गए थे कि राम एक डिग्री कॉलेज में पढ़ाने जाता है और उसकी पत्नी पीजी सेंटर में पढ़ने जाती है। इसीलिए दोनों के परिचित मित्र अलग अलग होते हैं। लेकिन सुधाकर पांडे के लिए यह चिंता का विषय नहीं था। उनके लिए चिंता का विषय यह था कि उनके मित्र विपरीत लिंग वाले ही क्यों थे। पुरुष की मित्रता पुरुष के साथ शोभा देती है, नारी की नारी के साथ। लेकिन यहां तो दोनों तरफ पुरुष और नारी की मित्रता है, जो गलत है, अनुचित है, अनैतिक है। सुधाकर पांडे से जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो एक दिन उन्होंने इस विषय में राम से बातचीत की। उन्होंने गंभीर होकर यह समस्या राम के सामने रखी। लेकिन राम ने हंसते हुए उनकी समस्या को टाल दिया। आप बेकार चिंता कर रहे हैं पिताजी, दुनिया बहुत आगे पहुंच गई है। अब नर नारी की मित्रता अनुचित नहीं समझी जाती। सच तो यह है कि पुरुष की पुरुष से और नारी की नारी से अच्छी और विश्वासपूर्ण मित्रता हो ही नहीं सकती। पुरुष और नारी की मित्रता ही अच्छी और टिकाऊ होती है। इसके बाद जब सुधाकर पांडे ने राम की पत्नी की पढ़ाई का जिक्र किया तो राम ने कहा, सिर्फ एक आदमी की नौकरी से ही अब काम चलने वाला नहीं। परिवार रूपी गाड़ी के नर नारी 2 पहिए हैं, दोनों पहियों का दुरुस्त होना जरूरी है। राम की बातों के आगे सुधाकर पांडे को मौन हो जाना पड़ा। उन्होंने अपने मन को समझा दिया कि ठीक है, वे जैसे रहें, उन्हें उससे क्या मतलब। लेकिन उन्हें यह अच्छा नहीं लगा। उन्हें लगा कि इस घर में भी उनके विचार और सुझाव का सर्वोपरि महत्व नहीं है। राम के यहाँ सुधाकर पांडे के मन में जो दूसरी बात खटकनी प्रारंभ हुई वह यह कि राम की पत्नी प्रकारांतर से उनसे उतना काम लेने लगी थी जितने का वे खाते थे। मुन्ना और बबलू को पढ़ाने लिखाने, स्नान आदि कराने तथा स्कूल पहुंचाने और वापस ले आने की जिम्मेदारी राम की पत्नी ने प्रारंभ में ही सौंप दी थी। उन्होंने भी सोच लिया था कि अपने पोते हैं, इनके लिए कुछ करते हैं तो ठीक ही है। लेकिन धीरे धीरे राम की पत्नी ने बाजार से सामान ले आने, मिल से आटा पिसवाने, ठेले वाले से सब्जी लेने के सारे कार्य उन्हें सुपुर्द कर दिए थे। राम की पत्नी का कहना था कि यहाँ नौकर नहीं मिल रहे हैं और हम दोनों पति पत्नी के पास हाट बाजार करने का समय नहीं। सुधाकर पांडे ने भी अपने मन को समझा दिया कि जब वे खाली हैं तब यह सब करने में हर्ज ही क्या। किसी गैर का काम तो वे कर नहीं रहे। उनके अपने बेटा बहू और पोते हैं, उनका अपना परिवार है। लेकिन इसके बावजूद
उनके मन के किसी न किसी कोने से यह आवाज उठने लगी थी कि इस घर में भी पिता का जो स्थान और महत्व होना चाहिए वह नहीं है। मोह भंग की हल्की शुरुआत यहां भी होने लगी थी और तीसरी घटना के बाद तो मोह भंग के उस कटु यथार्थ से सुधाकर पांडे अवगत हुए कि यह घर भी उन्हें छोड़ना पड़ा। घटना उनकी बीमारी की थी। पता नहीं मौसम के परिवर्तन की पकड़ में वे आ गए थे या नई जगह के पानी का असर था। वे फ्लू के शिकार हो गए थे। तेज बुखार, नाक से पानी का गिरना, बदन में दर्द। इस स्थिति में सुधाकर पांडे ने एक दिन राम की अनुपस्थिति में राम की पत्नी से कहा, मेरी तबीयत आज ज्यादा खराब है बहू, कॉलेज न जाओ। राम से इसलिए नहीं कहा कि उसकी नौकरी है, लेकिन तुम तो अभी छात्रा हो, तुम्हारा 1-2 दिन न जाना उतना नुकसानदेह नहीं। इस पर उसने जवाब दिया, एमए की क्लास छोड़ना ठीक नहीं होता बाबूजी, कोर्स पिछड़ जाने पर फिर पूरा नहीं होता। और सुधाकर पांडे को अकेले छोड़कर वह चली गई। सुधाकर पांडे ने राम के आने पर इसकी शिकायत की। सोचा कि राम उसे डांटेगा, दोबारा ऐसी गलती न करने के लिए चेतावनी देगा। लेकिन राम के साथ एकांत में न जाने उसकी पत्नी ने क्या खुसुर फुसुर की कि वे दोनों सुधाकर पांडे के प्रति उदासीन रहने लगे। फ्लू की बीमारी छूत की बीमारी है, यह कहकर अपने बच्चों को भी उनके पास सोने से उन्होंने हटा लिया। बीमारी के दौरान वे निपट अकेले रह गए। इस स्थिति में अपनी बीमारी से भी अधिक पीड़ा सुधाकर पांडे को अपने बेटा बहू के व्यवहार से होने लगी। वे इस तरह बीमार हैं और वे दोनों इसी वक्त उनके प्रति अपनी नाराजगी जाहिर करने लगे हैं। ऐसा तो दुश्मन भी नहीं करते। सुधाकर पांडे ने एक दिन क्रोध में आकर राम पति पत्नी को फटकारा, तुम लोग कैसे बेटा बहू हो? बाप इस तरह बीमार है, लेकिन तुम लोगों के मन में सेवा शुश्रूषा की कोई भावना नहीं। इतना पढ़ लिख कर तुम लोगों ने क्या किया? लानत है तुम्हारी समझदारी पर। जवाब में राम ने दूसरे दिन अपने कॉलेज से एक हरिजन छात्र को पिताजी की सेवा के लिए ला दिया। लग्गी से घास टेरने वाली उक्ति को चरितार्थ किया। लेकिन सुधाकर पांडे भी तो अब अनुभवहीन नहीं थे। वंश राखन के यहां वे अनुभव प्राप्त कर चुके थे। बीमारी की स्थिति में ही उन्होंने सोच लिया कि यहां भी उनका रहना ठीक नहीं। अभी तो हाथ पांव चलता है, तब यह स्थिति है। अगर वे पूरी तरह खाटशाई हो जाएं, तो यह परिवार भी करने वाला नहीं। ये लोग लावारिश की तरह उन्हें अस्पताल में छोड़ आएंगे। वंश राखन से राम अलग नहीं, कुछ भिन्नताओं के बावजूद दोनों का धरातल एक ही है। इसके बाद सुधाकर पांडे जैसे ही चलने फिरने लायक हुए, अपना बोरिया बिस्तर समेट लिया। राम दोनों पति पत्नी उन्हें छोड़ने के लिए स्टेशन तक आए। उन्हें विदा करते हुए राम पति पत्नी ने कहा, फिर आइएगा, भूल चूक माफ कीजिएगा। लेकिन सुधाकर पांडे पर इसका कोई असर नहीं हुआ। शब्दों का भीतरी अर्थ वे पहचानने लगे थे। राम के यहां से चलने पर सुधाकर पांडे ने सोचा था कि अब सीधे अपने शहर वापस लौट चलें। लेकिन गोपाल को भी देख परख लेने की इच्छा उनके अंदर उठ गई। 2 जगह उनके मन पर गंभीर चोटें लगी थीं। वे आहत हो गए थे, फिर भी पूरी तरह निराश नहीं। शायद गोपाल इन दोनों से अलग साबित हो। एक ही माँ बाप की संतान विभिन्न रुचियों, विचारों और संस्कारों की होती है। इतिहास बताता है कि सब एक समान नहीं होते। ऐसा अनेक बार हुआ है कि परिवार का कोई एक सदस्य ही सत्यनिष्ठ, ईमानदार और कर्तव्यपरायण सिद्ध हुआ है। सुधाकर पांडे गोपाल के यहाँ दिन के तीसरे पहर पहुंचे। दोपहर ढल चुकी थी, लेकिन शाम होने में अभी देर थी। शहर से दूर एक छोटे से कस्बे में गोपाल का निवास था। कस्बे के ग्रामीण बैंक में ही गोपाल पोस्टेड था। ऊबड़ खाबड़ कच्ची सड़क पर हिचकोले खाती हुई बस उन्हें ले आई थी। वे थक गए थे। चूंकि रविवार का दिन था, इसलिए गोपाल घर पर ही था। सुधाकर पांडे ने महसूस किया कि उनके आगमन पर गोपाल पति पत्नी ने भी वंश राखन और राम की तरह ही खुशी प्रकट की। लेकिन इस बार उस खुशी से वे विगलित नहीं हुए। संतुलन और तटस्थता के साथ उसे स्वीकार किया। गोपाल ने कहा,
वंशराखन भैया और राम भैया के पत्रों से मुझे सूचना मिल गई थी कि आप आ गए हैं। तभी से मैं सोच रहा था कि उन लोगों के यहाँ से घूमते हुए आप यहाँ भी आइएगा ही। सुधाकर पांडे ने पहली नजर में ही महसूस किया कि गोपाल बहुत दुबला हो गया था और इसके विपरीत उसकी पत्नी मोटी होती जा रही थी। सुधाकर पांडे ने गोपाल के स्वास्थ्य के प्रति चिंता व्यक्त करते हुए पूछा, तुम इतने दुबले कैसे हो गए हो? क्या हो गया है तुम्हें? जवाब में गोपाल ने कहा, सब ठीक हो जाएगा पिताजी। इस समय मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है। बैंक की नौकरी के साथ साथ बिजनेस मैनेजमेंट की क्लास भी करता हूँ। वंशराखन भैया और राम भैया से मुझे आगे निकलना है। सुधाकर पांडे ने सांत्वना दी, परेशान होने की जरूरत नहीं। जहां तक तुम्हें पहुंचना होगा समय आने पर पहुंच जाओगे। ईश्वर पर भरोसा रखो। सुधाकर पांडे ने देखा गोपाल ने किराए पर जो घर लिया था वह बहुत छोटा था। उसमें सिर्फ 2 ही कमरे थे। एक कमरे में गोपाल पति पत्नी अपनी 2 वर्षीय बच्ची के साथ रहते तथा दूसरे कमरे में अपना सामान रखते। उस वक्त गोपाल को सिर्फ एक ही बच्ची थी। दूसरा बच्चा अभी गर्भ में था। पिताजी का बिस्तरा गोपाल ने सामान वाले कमरे में ही एक किनारे लगा दिया। सुधाकर पांडे को बुरा नहीं लगा। जब जगह ही नहीं तब फिर कहीं भी गुंजाइश करने में क्या हर्ज। गोपाल ने पिताजी को अपना घर और सामान दिखाते हुए कहा, बड़े भैया और मझले भैया की तरह सामान और सुविधाएं मेरे पास नहीं, लेकिन मैं सब खरीदूंगा, सारी सुविधाएं उपलब्ध करूंगा। उन लोगों से पीछे नहीं रहूंगा। इस पर सुधाकर पांडे ने गोपाल को समझाते हुए कहा, तुम उन लोगों को गैर क्यों समझ रहे हो? वे तुम्हारे अपने सगे भाई हैं। उनका विकास तुम्हारा विकास है। उसने जवाब दिया, नहीं पिताजी, यह सब फालतू बातें हैं। आपके लिए सब अपने हो सकते हैं, लेकिन यहाँ भाई भाई को कोई एक पैसा हेल्प करने वाला नहीं। आप नहीं जानते हैं, इसी कस्बे में बड़ा भाई अफसर है और उसका छोटा भाई होटल में नौकर। दूसरा मदद कर देता है, लेकिन भाई भौजाई मदद नहीं करते। इसके बाद सुधाकर पांडे महटिया गए। बातों को अब और आगे बढ़ाना उन्हें उचित प्रतीत नहीं हुआ। इस विषय में अपने लड़के लड़कियों के पास पत्र लिखते लिखते वे थक गए थे। कोई समाधान नहीं निकला था। वंशराखन और राम के यहाँ तो सुधाकर पांडे कुछ दिन रह भी गए थे। गोपाल के यहाँ तो दूसरे दिन से ही उन्हें भेदभाव की अनुभूति होनी शुरू हो गई थी। गोपाल दोनों पति पत्नी को उनका रहना बोझ की तरह लगने लगा था। पिताजी रहने के उद्देश्य से आए हैं, इस बात ने उन्हें असंतुलित कर दिया था। पुत्र होने के चलते गोपाल स्पष्ट नहीं होते थे, लेकिन उनकी पत्नी ने अपने व्यवहार की बेरुखी जतानी शुरू कर दी थी। खाने में वह कभी कच्ची तो कभी जली हुई रोटियां देने लगी थी। चाय देती तो बिल्कुल पानी की तरह, उसमें दूध और चीनी का पता ही नहीं चलता। उनके हिस्से की दाल और सब्जी में जानबूझकर कभी ज्यादा नमक डालती, कभी डालती ही नहीं। वह सुधाकर पांडे को अपने आचार व्यवहार के द्वारा इस कदर तंग कर देना चाहती थी कि बिना भगाए भाग जाएं, सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। लेकिन इसके बावजूद सुधाकर पांडे डटे थे। इसी दौरान एक शाम गोपाल पति पत्नी को सुधाकर पांडे ने फुसफुसाकर बतियाते हुए सुना, वंशराखन भैया और राम भैया इतना कमाते हैं, लेकिन उन लोगों के यहाँ न रहकर हम लोगों को ही तंग करने आए हैं। सब कमजोर को ही दबाते हैं। यह सुनने के बाद सुधाकर पांडे का टिका हुआ धैर्य भी खत्म हो गया। तीनों लड़कों के यहाँ मेरे लिए कोई जगह नहीं। लेकिन फिर उन्होंने सोचा, गोपाल पति पत्नी का कहना भी तो गलत नहीं। सचमुच वंशराखन और राम की तुलना में गोपाल की आय बहुत कम है। उनके आ जाने से गोपाल की समस्या वास्तव में बढ़ गई है। और दूसरी सुबह सुधाकर पांडे ने गोपाल पति पत्नी से कहा, तुम दोनों की आमदनी वंशराखन और राम से कम है। मेरे आ जाने से तुम लोगों का खर्चा बढ़ गया है, लेकिन मैंने सोच लिया है, मैं यहाँ रहूंगा तो अपने पेंशन के रुपए तुम्हें दे दिया करूंगा। इस पर गोपाल पति पत्नी ने कुछ भी नहीं कहा। सुधाकर पांडे को आशा थी कि उनके इस निर्णय के बाद
गोपाल पति पत्नी के व्यवहार में तब्दीली आ जाएगी। 2-3 दिनों तक ऐसा हुआ भी, लेकिन फिर वही स्थिति। एक रात पुनः गोपाल पति पत्नी को गुपचुप बातें करते हुए सुधाकर पांडे ने सुना, बड़े भैया और मझले भैया की तुलना में पिताजी ने हमारे लिए कुछ भी नहीं किया है, अन्यथा आज हमारी यह स्थिति नहीं रहती, उनसे हम आगे रहते। सुधाकर पांडे का मन दुख से भर गया। लड़कों ने अब यह आरोप भी लगाना शुरू किया, हे ईश्वर, तू जानता है मैंने किसी को कम नहीं किया, सबों को समान सुख सुविधाएं प्रदान कर पढ़ाया लिखाया। अब अपनी किस्मत से कोई इंजीनियर बन गया, कोई प्रोफेसर और कोई क्लर्क ही रह गया, तो मेरा क्या दोष। सुधाकर पांडे की इच्छा हुई गोपाल को कसकर फटकारें कि चाहे जितना भेदभाव बरतो, पर यह घृणित आरोप मत लगाओ। लेकिन उन्हें लगा कि ऐसे युवकों को फटकारने का अनुकूल असर न पड़कर प्रतिकूल असर पड़ जाएगा, इसीलिए वे मौन ही रहे। गोपाल की पत्नी ने उन्हें तंग करने की अपनी प्रक्रियाओं को तीव्र गति देना शुरू कर दिया। अब वह सुधाकर पांडे को ताजा भोजन न देकर बासी भोजन ही गर्म करके देती। सुधाकर पांडे को बासी खाने की आदत नहीं थी, उन्हें खट्टी डकाने आने लगती, पेट में गैस हो जाती, दिन भर जी मिचलाता रहता। इस संबंध में गोपाल की पत्नी से कहते तो वह आश्चर्य प्रकट करती हुई कहती, मैं तो आपको ताजा भोजन देती हूं, यह आप क्या कह रहे हैं, आपका पेट ही खराब है। सुधाकर पांडे की आंखों में वह धूल झोंक देती, आश्चर्य से इस तरह चौंकते हुए सफाई देती कि सुधाकर पांडे को चुप हो जाना पड़ता। लेकिन एक दिन सुधाकर पांडे की चुप्पी टूट ही गई। उस दिन सुधाकर पांडे अपने बिस्तर पर बैठकर देख रहे थे। रात की बासी दाल, सब्जी और चावल चुपके से गर्म कर उनकी थाली में गोपाल की पत्नी परोस रही थी। थाली जब उनके सामने ले आई तो उन्होंने कहा, खाना बासी है। इस पर आश्चर्य से चौंकती हुई वह सफाई देने लगी, रात बासी खाना बचा ही नहीं था, एकदम ताजा खाना दे रही हूं, अभी गर्म है, भाप निकल रही है। अपनी बात को विश्वसनीय बनाने के लिए वह कस्में खाने लगी, लेकिन सुधाकर पांडे से भी अब बर्दाश्त नहीं हुआ। फट पड़े, गोपाल बो, अधिक तिरिया चरित्र मत करो, रोज मेरी आंखों में धूल झोंकती हो और मैं चुप रह जाता हूं तो समझती हो कि बहुत चतुर हो गई हो। मैं यहां पेट पोसने नहीं आया हूं, अपने परिवार का मोह मुझे खींच लाया है। और सुधाकर पांडे ने थाली परे खिसका दी। लेकिन यह क्या, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, चोरी और सीना जोरी दोनों। गोपाल की पत्नी सुधाकर पांडे द्वारा रंगे हाथों पकड़ लिए जाने के बावजूद अपनी गलती स्वीकारने को तैयार नहीं। सुधाकर पांडे की बातों की प्रतिक्रिया में घर का कामकाज छोड़ वह रोने और नखरा पसारने लगी। पूरा दिन वह कमरे से बाहर नहीं निकली। शाम को बैंक से गोपाल जब घर वापस लौटा तो उसने रो रो कर अपनी व्यथा सुनाई। इसके बाद गोपाल ने सुधाकर पांडे से कोई पूछताछ नहीं की, सीधे उनके ऊपर बरस पड़ा। आपने मेरी पत्नी को भद्दी भद्दी गालियां दी हैं, बड़े भैया और मझले भैया की पत्नियों से बोलने की आपकी हिम्मत नहीं होती, मुझे कमजोर समझकर आप भी दबाते हैं, मुझे किसी की जरूरत नहीं। गोपाल अभी बोल ही रहा था कि उसकी पत्नी सिंघनी की तरह कमरे से निकलकर गरज उठी, जीजी लोगों का पत्र आया है, आपने उन लोगों की नाकों में दम कर रखा था, आपका गुजर कहीं होने वाला नहीं। सुधाकर पांडे के कलेजे में उन दोनों की बातें तीर की तरह जा चुभी। अब उनसे एक क्षण भी नहीं रहा गया। उसी समय वे वहां से चल पड़े। गोपाल के यहां से सुधाकर पांडे सीधे अपने निवास स्थान लौट आते, लेकिन लड़कियों के शहर रास्ते में ही पड़ते थे, इसीलिए उनसे मिल लेना भी उन्होंने अपना धर्म समझा। सुधाकर पांडे को अपने लड़कों की तुलना में लड़कियां कुछ हद तक ठीक मालूम पड़ी। उनकी आंखों का पानी अभी उतना नहीं गिरा था, लेकिन दामादों के व्यवहार ने उन्हें कम पीड़ा नहीं पहुंचाई। दामादों की बातें तो उन्हें गोली की तरह लगीं। वे अपनी पत्नियों पर नाराजगी प्रकट करते हुए अक्सर ही फुसफुसाते, बूढ़े के 3-3 लड़के नौकरी करते हैं, लेकिन लड़कियों के यहां आकर पड़ा है, लाज शर्म धोकर पी गया। सुधाकर पांडे उनके यहां चंद दिन भी नहीं रुक सके, अपने शहर आ गए।
लड़कों के यहाँ चलने के लिए घर से निकले थे सुधाकर पांडे तो एक अजीब उत्साह महसूस कर रहे थे। रास्ते भर उनका तन मन खुशी और आनंद से रोमांचित था। भविष्य की सुखद कल्पनाओं में खोए अपने भाग्य को सराहते जा रहे थे। लेकिन जब वापस लौट रहे थे, गहन अवसाद, असह्य दुख और चरम पीड़ा के अनुभवों से लदे थे। जैसे सब कुछ लुट गया हो, पूरी दुनिया उजड़ गई हो और वे अकेले निरुद्देश्य किसी अंधेरी गुफा की ओर बढ़ते जा रहे हों। अपने लड़कों से अलग दुनिया की उन्होंने कल्पना ही नहीं की थी। वे ही उनके सब कुछ थे। उनकी पैदाइश के बाद अपने अब तक के जीवन का एक एक दिन उन्होंने उनके लिए ही खर्च किया था। अपनी पत्नी तक को होम हो जाने दिया था। लेकिन आज वे सब पराये हो गए। किसी के यहाँ उनके लिए जगह नहीं। तमाम सुख सुविधाओं से वंचित रहते हुए अपने जीवन की बाजी लगाकर जो दुनिया उन्होंने बसाई, उस दुनिया ने खुद उन्हें जला वतन दे दिया। रास्ते भर सुधाकर पांडे सोचते रहे कि आखिर यह सब कैसे हो गया। उन्होंने कोई भूल चूक तो की नहीं, कोई गलती तो उनसे हुई नहीं। फिर उन्हें लगता कि यह सब समय का फेर है, किसी व्यक्ति का दोष नहीं। उनके दुर्दिन आ गए हैं, इसीलिए अपने भी बेगाने होते जा रहे हैं। उन्हें यह कहावत बार बार याद आती, राजा हरिश्चंद्र पर विपत्ति पड़ी, पकवल माछर जल में पड़ी। इस संदर्भ में सुधाकर पांडे को अपनी पत्नी की याद बेतरह आती। अगर वह होती तो वे इस तरह अपने को असहाय निराधार नहीं महसूस करते। उनकी आंखें भरती गईं। उन्हें स्मरण रहा था जब वे अपने बच्चों को पाल रहे थे, उस वक्त भी कुछ बूढ़ों को अपने वयस्क बाल बच्चों द्वारा उपेक्षित और तिरस्कृत देखते थे। लेकिन इस संदर्भ में वे अक्सर ही सोचते कि उनके बच्चे कभी ऐसे नहीं हो सकते। उनमें उनका खून है, उनका संस्कार है। अपने पिता की सेवा खुद उन्होंने जी जान से की है। उनके बच्चे उनकी कुल परंपरा में ही जाएंगे। लेकिन उनका सब सोचा व्यर्थ साबित हुआ, निस्सार। वे अपने मन को सांत्वना देते कि अगर लड़कों से उन्होंने अपेक्षा नहीं की होती तो आज उन्हें इतना दुख नहीं होता। पिता धर्म समझकर उन्हें पाल पोस दिया था, अपना भविष्य उनके ऊपर नहीं टिकाया होता। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। लेकिन इस संदर्भ में उन्हें लगता कि अगर लड़कों से अपेक्षा नहीं होती तो संभवतः इतने लाड़ प्यार से उनका लालन पालन भी वे नहीं कर पाते। तुलसीदास ने ठीक ही लिखा है, स्वार्थ लागी करे सब प्रीति, सुर नर मुनि सबकी यह रीति। अपने घर पहुंचकर सुधाकर पांडे खाटशाई हो गए, बिना किसी बाहरी बीमारी के शक्तिहीन और कमजोर। उन्हें लगता जैसे उनका जीवन तत्व निचोड़ लिया गया हो और वे सिर्फ लाश भर रह गए हों। चलने फिरने और खाने पीने की इच्छाएं खत्म हो गई थीं। पूरी दुनिया से उन्हें विरक्ति सी हो चली थी। जिस हादसे और सदमे के वे शिकार हुए थे, उसने उन्हें निष्प्राण बनाना शुरू कर दिया था। चिता जरे निर्जीव सम, चिंता जीव समेत। सुधाकर पांडे एक लंबे समय से सुनते आ रहे थे कि किसी बड़े हादसे और सदमे का आघात मनुष्य नहीं सह पाता, मृत्यु को प्राप्त कर जाता है। इस यथार्थ को अब वे महसूस कर रहे थे, लेकिन सच्चाई उन्हें कुछ हटकर मालूम पड़ रही थी। इन स्थितियों में मृत्यु अनायास नहीं आती, व्यक्ति खुद मृत्यु को चाहने लगता है। दुनिया ने जो विकलता और छटपटाहट दी है, उससे मुक्ति के लिए मृत्यु ही उसे सच्चा साथी मालूम पड़ती है। वे भी उसी मृत्यु की बेसब्री से प्रतीक्षा करने लगे। लेकिन ऐसे ही वक्त अचानक एक घटना ने उनका ध्यान अपनी ओर आकृष्ट करना शुरू किया। सुधाकर पांडे जिस कमरे में पड़े थे, उसकी छत के एक कोने में गौरैया पक्षी ने घोंसला बनाया था। उस घोंसले में गौरैया के नन्हे नन्हे बच्चे चहचहाने लगे थे। सुधाकर पांडे देखते, गौरैया पति पत्नी जमीन से दाने चुग चुग कर अपने बच्चों को खिलाते। फिर 4-5 दिन बाद उनके बच्चे स्वयं दाना चुगने लगे, उड़ने लगे। घोंसला बिखर गया, सभी बच्चे उड़ गए। गौरैया पति पत्नी के पास उनका कोई भी बच्चा नहीं रुका। लेकिन गौरैया पति पत्नी को इसकी कोई चिंता नहीं।
वे पुनः एक दूसरे में रुचि लेने लगे, एक दूसरे को प्रेम करने लगे तथा तिनके चुन चुनकर नया घोंसला बनाने लगे, नई दुनिया बसाने लगे। हठात सुधाकर पांडे के मस्तिष्क में ज्ञान की नई ज्योति जलना शुरू हो गई। अंधकार का कुहासा छटने लगा। उन्हें लगा नर के लिए मादा और मादा के लिए नर यही शाश्वत सत्य है, एकमात्र टिकाऊ संबंध है। इसके अतिरिक्त सब भ्रम है, छलावा है। वे अब तक भटक रहे थे। जाने सुधाकर पांडे के अंदर कहाँ की शक्ति आ गई, कैसी प्रेरणा आ समाई कि वे देह झाड़कर खड़े हो गए। जमकर खाना पीना उन्होंने शुरू कर दिया। फिर इस घटना के 15-20 दिन बीतते न बीतते अपने अनुकूल एक अधेड़ उम्र की विधवा को ब्याह कर लेते आए। लेकिन उन्होंने ब्याह क्या किया, सारे शहर में चर्चाएं गर्म हो गईं। सुधाकर पांडे की इस नई शादी का आज मात्र 13वां दिन है। दोपहर के बाद का समय है। सुधाकर पांडे के दरवाजे पर भीड़ लगी है। सूचना पाकर उनके लड़के आ धमके हैं। सारा मोहल्ला तमाशबीन बन उनके दरवाजे उमड़ आया है। दरवाजा अंदर से बंद है। लोग आवाज लगाते हैं। फिर सुधाकर पांडे दरवाजा खोलकर बाहर निकलते हैं। अपने सामने वे वंश राखन को खड़े पाते हैं। राम और गोपाल भी उसके अगल बगल खड़े हैं। उनसे मुकाबला करने के लिए सब एक ही साथ आए हैं। सुधाकर पांडे पूछते हैं, अब यहां तुम सब क्यों आए हो? तुम्हारा क्या रखा है यहां? वंश राखन ने कहा, आपने हम सबों की नाक कटवा दी। आपको शर्म आनी चाहिए। बुढ़ापे में यह क्या किया आपने? इस पर सुधाकर पांडे तैश में आ गए। तुम पूछने वाले होते कौन हो? वंश राखन ने कहा, हम आपके लड़के हैं, आप पर हमारा अधिकार है। सुधाकर पांडे भीड़ को सुनाकर पूछते हैं, लड़के किसको कहते हैं? बुढ़ापे में बाप दर दर की ठोकर खाए और लड़कों का दरवाजा उसके लिए बंद मिले, उसी को लड़के कहते हैं। इस पर वंश राखन सफाई देता है, आपके लिए किसी का दरवाजा बंद नहीं है। आप अपने स्वभाव और मिजाज को लेकर कहीं टिक नहीं पाते। सुधाकर पांडे तेज आवाज में जवाब देते हैं, जब तुम लोगों को पाल पोस रहा था तब मेरा स्वभाव और मिजाज खराब नहीं था, लेकिन तुम्हारी नौकरी पर गया तो मेरा स्वभाव और मिजाज खराब हो गया। मैंने तुम सबों को देख लिया, सब समझ लिया। अब मुझे समझाने की कोशिश मत करो। इस पर भीड़ से सुधाकर पांडे की स्थिति के दो बुजुर्ग बोल उठते हैं, यह सच है, आज के लड़के बूढ़े माँ बाप की सेवा नहीं करते। यह हर घर की कहानी है। सुधाकर पांडे समर्थन मिलते ही दहाड़ उठते हैं, मर्द को औरत और औरत को मर्द, इससे बड़ा दुनिया में कोई संबंध नहीं। यही सच्चा संबंध है, बाकी सब धोखा है। सुधाकर पांडे लड़कों की एक नहीं सुनते, मरने मारने पर उतारू हो जाते हैं। उनके सारे तर्कों को काटकर गरजते हुए उन्हें भगाकर दम लेते हैं। इसके बाद जब सुधाकर पांडे वापस अपने घर में प्रवेश करते हैं, शाम घिर चुकी होती है। उनकी नई पत्नी व्यग्रता से उनकी प्रतीक्षा कर रही होती है। उन्हें लगता है अब वे छले नहीं जा सकते, गुमराह नहीं हो सकते, सही जीवन के मार्ग पर अब वे आ गए हैं। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।